नमस्कार। आज हम पाठ 4 मौलिक अधिकार भाग 1 उसका अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले तासिका में हमने देखा था कि हमारा देश जो है संविधान के अनुसार हमें आज़ादी प्रदान करता है और उसके अंतर्गत सभी को शिक्षा का अधिकार है, वेतन पाने का अधिकार है, मतलब नौकरी करने का अधिकार है। और यहाँ पर वे अधिकार की मांग करते हैं कि जंगल और वन हमारे हैं और वे हमारे अधिकार में हैं। हमने देखा था पिछली तासिका में संविधान के अंतर्गत समता का अधिकार, जिसमें सारी समानता हमने देखा था कि किस तरीके से जो अधिकार है समान रूप से सभी को दिए जाते हैं संविधान के अनुसार। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अर्थ है आज़ादी, फ्रीडम। ये किस तरीके की हमें मिली है? संविधान द्वारा प्रदत्त यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है। ये बहुत बड़ा अधिकार हमें मिला है क्योंकि हमें जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन चले गया था और उसके बाद हमने बहुत मशक्क़त की। हमारे जो नेता है या हमारे देश प्रेमी जितने लोग हैं उन्होंने इस आज़ादी के लिए बलिदान दे दिया और ये आज़ाद देश हमारे अधिकार में किया, हमें दिया, हमें सौंपा। अब जब हमें आज़ादी मिली है, अधिकार जो हमें मिला है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है क्योंकि अगर ये अधिकार हमें मिला है आज़ादी का, लेकिन फिर भी हमें जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करना आवश्यक है। इस अधिकार द्वारा व्यक्ति, नागरिक की दृष्टि से आवश्यक सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है और बिल्कुल निश्चित किया गया है कि हम क्या है, आज़ाद हैं। सभी प्रकार की हमें आज़ादी मिली है। ये इस प्रकार का पक्का सबूत है कि हमें आज़ादी मिली है। तो नागरिकों के रूप में हमें कौन कौन सी आज़ादी मिली है, कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली है? तो ये स्वतंत्रता इस प्रकार की है। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। भाषण और अभिव्यक्ति, यहाँ पर हम देखते हैं कि भाषण, अगर हमें कुछ भाषण देना है, जब भाषण देते हैं तो हमारे सामने कई लोग होते हैं और हम अपने विचारों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमें आज़ादी मिली है भाषण की, तो ये आज़ादी इस तरीके की है कि हम अपने देश में रहकर भाषण दे सकते हैं और ये आज़ादी हमें है। अभिव्यक्ति, जो हमारे विचार है, हम आज़ादी से दूसरों को बता सकते हैं, अर्थात हमारे विचार दूसरों को हम जब बताते हैं तब हमें किसी प्रकार का डर नहीं है क्योंकि आज़ाद हम हैं कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या मांग है, हमारे क्या अधिकार हैं या हमें क्या चाहिए। हम आज़ादी के साथ में अपने बातों को रख सकते हैं, अपने विचारों को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद है बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर जनसभा का आयोजन कर सकते हैं। आपको पता है जनसभा मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं उसे कहते हैं जनसभा। लेकिन शर्त यह है कि हम जब जनसभा कर रहे हैं, जनसभा का जब हम आयोजन कर रहे हैं तो हमारे पास कोई हथियार ना हो ताकि हम किसी का नुकसान न कर बैठे आवेश में आकर। कभी कभी होता है कि ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है जब बहुत सारे लोग होते हैं और सबके विचार जब टकराते हैं तो ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहाँ पर अगर हमारे पास हथियार हो तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो जनसमूह का आयोजन करने की शर्त यह है
कि किसी प्रकार का कोई हथियार किसी के भी पास न हो, और जब हम एकत्रित हो रहे हैं तो हम कैसे हो, शांतिपूर्वक रीति से हो, बिल्कुल शांत होकर हो, किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, और हम किसी प्रकार से गड़बड़ी उस माहौल में न फैलाएं, वातावरण को हम खराब न करें। फिर एक कोई संस्था अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर हमको कोई संस्था बनानी है तो हमें आज़ादी है कि हम कोई संस्था बना सकते हैं, कोई संगठन भी बना सकते हैं, तो ये हमको आज़ादी प्राप्त है। मतलब यहाँ पर हम आज़ाद होकर अपने अनुसार हम संस्था स्थापित कर सकते हैं। फिर है भारत के किसी भी प्रदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भ्रमण करना मतलब घूमना, है ना, हमें घूमना पसंद है ना। तो जब हम भ्रमण कर रहे हैं, मान लो हमको जाना है देश में घूमने के लिए और देखने की इच्छा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने राज्य से दूसरे राज्य में हम भ्रमण के लिए, घूमने के लिए जा सकते हैं। हमें बिल्कुल आज़ादी है कि हम अपने देश के किसी भी कोने में भ्रमण कर सकते हैं, और ये आज़ादी है, और इसका फ़ायदा अगर हम उठाते हैं तो हम अपने देश के सुंदर निसर्ग को निहार सकते हैं। फिर भारत के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है। जब हम भारत में हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी और राज्य में बसना चाहे या किसी और नगर में बसना चाहे तो हम बस सकते हैं, क्योंकि हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त है। उसके बाद है अपनी पसंद का व्यापार अथवा उद्योग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हम जो है अपने मन से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं या अपना उद्योग हम आरंभ कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। अगर हमने एक उद्योग शुरू किया है तो वही हमको ज़िंदगी भर करना, ऐसा नहीं है। हम अपने उद्योग में, अपने व्यापार में बदलाव कर सकते हैं। जो हमारे पास में सामान है, जो प्रोडक्ट है, उसके हम बदल कर दूसरे चीज़ों का हम लोग व्यापार कर सकते हैं। ये आज़ादी हमें मिली है। तो हमने क्या क्या देखा, आज़ादी के अंतर्गत स्वतंत्रता हमको किस किस की है, हाँ, भाषण की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें है। फिर है बिना हथियार और शांतिपूर्ण रीति से हम कर सकते हैं क्या, जनसभा का आयोजन, इसकी हमको आज़ादी है। उसके बाद हम कोई संस्था या संगठन बना सकते हैं, इसकी आज़ादी हमें है। उसके बाद हम किसी भी प्रदेश में भ्रमण कर सकते हैं, इसकी भी आज़ादी हमें है। फिर हम किसी भी भाग में रह सकते हैं या हमको वहीं पे बसना है तो हम बस सकते हैं। इसके बाद हम अपना कोई भी मनपसंद व्यापार या उद्योग शुरू कर सकते हैं। तो इतनी सारी जब हमें आज़ादी मिली है तो हमें आज़ादी का आनंद तो लेना है, लेकिन साथ साथ इसके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसे भी हमें पूरा करना है, क्योंकि इसी से हमारे देश का विकास होगा और हम अपने देश को और प्रगति के पथ पर बढ़ा सकते हैं। तो ये जो आज़ादी है बच्चों, इसका हमें ख्याल रखना है, और इसका ख्याल सिर्फ हम ही रख सकते हैं, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि संविधान द्वारा हमें अनेक अधिकार हमने प्राप्त किए हैं, परंतु हम उनका लापरवाही अथवा दायित्वहीनता के साथ उपयोग नहीं कर सकते, है ना। हमको ये बात बार बार हमको याद रखना है कि हमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करना है, और दायित्वहीनता जो हम पर जिम्मेदारी दी है उससे हमको मुकरना नहीं है, उसका हमको सही रीति से पालन करना है, तभी हम इस आज़ादी का आनंद ले सकते हैं। हमारे ऐसे व्यवहार के कारण दूसरों की हानि नहीं होगी, और हम हानि किसी की भी न हो हमसे, इसका हमको पूरी तरीके से ख्याल रखना है, इसका हमें बोध रहना चाहिए।
हमें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। जो हमारे पास विचार है हम ये आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, परंतु उकसाने और भड़काने वाले लेखन और भाषण हम नहीं कर सकते। ऐसे भाषण जिसमें कोई हम उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, किसी को गलत राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या देश देश में, धर्म धर्म में, जाति जाति में या भाषाओं में अगर हम लड़ाई झगड़ा लगा रहे हैं तो ये मंजूर नहीं है। या हम भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, युवा वर्ग को भड़का रहे अपने भाषण से, या बच्चों को भड़का दे रहे हैं, तो ऐसे भाषण बिल्कुल भी पसंद नहीं किए जाएंगे। इसका कोई अधिकार हमें नहीं मिला है। आज़ादी है लेकिन ऐसे चीज़ के अधिकार हम नहीं पा सकते। फिर इस संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा हमें न केवल घूमने फिरने अथवा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, अपितु हम सुरक्षित रह सके इस हेतु हमारे लिए संरक्षण उपलब्ध करवा दिया है। मतलब हम जो है घूमने फिरने की बात तो ठीक है, अगर हम घूम फिर रहे हैं और हमारे विचार भी हम व्यक्त कर रहे हैं, इसकी आज़ादी है, लेकिन फिर भी हमको इसका सही इस्तेमाल करना है ताकि हम क्या कर रह सके, सुरक्षित रह सके। क्योंकि एक गलत कदम अगर हम उठाते हैं तो हम इसके जिम्मेदार होते हैं और इसका नुकसान हमें ही होगा। कानून का संरक्षण सभी को समान रूप से प्राप्त है। सभी को समान रूप से कानून की सुरक्षा प्राप्त है। उससे किसी को भी वंचित नहीं रखा जा सकता। तो जो कानून है सभी के लिए एक जैसा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऊंच नीच या भेदभाव नहीं होता है। जैसे हम सभी को जीने का अधिकार है ना, सभी को जीने का अधिकार है। जिंदगी मिली है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी राज्य का हो या किसी जाति का हो या कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन सभी को जीने का अधिकार है। ऊपरी तौर पर यह अधिकार सीधा साधा अनुभव होता है, परंतु उसमें गहन अर्थ छिपा हुआ है। अब जो जीने का अर्थ है, हमको पता है कि हम जी रहे हैं, लेकिन इसमें गहन अर्थ है कि हमें यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन हमको इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। इसका अर्थ जीने की गारंटी और जीने के लिए पोषक या अनुकूल परिस्थिति का होना है। अब जब हम जी रहे हैं तो हमको एक दूसरे की सहायता करना है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमको पहले दूसरों के लिए करना होगा। अगर हम चाहते कि हमारी कोई मदद करे तो सबसे पहले हमें उस पहल को करना होगा। जब हम मदद करेंगे तो अगली बार कोई हमारी मदद करेगा। तो जैसा हम विचार कर रहे हैं कि कोई हमारे साथ करे, पहला जो निर्णय है, पहली जो सीढ़ी है, पहली जो पहल है, वो हमें ही करनी होगी। किसी भी व्यक्ति का जीवन कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि सभी को जीने का अधिकार है। तो किसी का भी ये अधिकार कभी भी नहीं बन सकता कि कोई किसी का जीवन छीन ले। ये ऐसा अधिकार बिल्कुल किसी के भी पक्ष में नहीं है। बिना किसी कारण या प्रमाण के किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर कारागार में रख नहीं सकते। मतलब कोई भी अगर व्यक्ति है तो शक के बदौलत, कोई प्रमाण उसका नहीं मिला है या कोई कारण नहीं है उसके पास में, तो किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता और कारागार में मतलब जेल में रखा नहीं जा सकता। ये जो है नियम है और इस नियमों का पालन किया जाता है। किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा न होने पर भी बेगार अथवा सख्ती, बेगार का मतलब है सख्ती या कड़ाई से काम करवा लेना, कुछ व्यक्तियों के साथ बंधुआ मजदूर अथवा दास की तरह व्यवहार करना, उन्हें काम का पारिश्रमिक न देना, उनसे कड़ा परिश्रम करवाना, उन्हें भूखों रखना अथवा उन पर अन्याय अत्याचार करना शोषण के विभिन्न प्रकार हैं। अब जो शोषण है
उसके अलग अलग प्रकार हैं और वह इस प्रकार से हो सकते हैं कि उनसे बहुत कड़ाई से काम लिया जाए, कठिन काम दिया जाए उनको, या उनको बंधुआ मजदूर बना के रखा जाए। बंधुआ मजदूर मतलब बंधे हुए मजदूर, बंधे ने कि आपको ये काम पूरा करना है, तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते। इस तरीके की बंधुआई कि जब तक ये पूरी इमारत न बन जाए आप इस काम को छोड़ नहीं सकते हैं। या फिर दास बना लिया किसी को, इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। या आपने बहुत काम करवाया उनसे और उनको उसका वेतन, उसका पैसा ही नहीं मिला। या बहुत ही कठिन काम जो इंसानों के बस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंसान दूसरे से करवा रहा है ऐसा काम। या काम करवा लिया और उसको भूखा रखा, या उस पर कोई अन्याय अत्याचार किया या उसका शोषण किया। ये सब शोषण के विभिन्न प्रकार हैं। शोषण प्राय महिलाओं, समाज, बालकों, समाज के दुर्बल वर्गों का, सत्ताहीन लोगों का होता है और अक्सर देखा जाता है। आप न्यूज़ देखते हो बच्चों कि शोषण अगर हो रहा है तो वो किस पे होता है? महिलाओं पर होता दिखाई देता है, छोटे बच्चों पर हो रहा है, समाज के दुर्बल जो वर्ग है, जो निम्न वर्ग है उन पर, और जिनको कोई सत्ता नहीं है उनके पास में, जो अधिकार नहीं है, छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, सत्ताहीन है, किसी प्रकार का ऊंचा पद उनके पास नहीं है, तो ऐसे लोगों का क्या होता है? शोषण होता है। शोषण किसी भी प्रकार का हो, ऐसे शोषण के विरुद्ध खड़े होने का यह अधिकार है। आपको ये पता होना चाहिए कि शोषण चाहे जैसा भी हो, आप इसके विरुद्ध में क्या हो सकते हो? खड़े हो सकते हो। ये क्या है? हमारा अधिकार है और इस अधिकार का हमें फ़ायदा उठाना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं रहेंगे तब तक हम इसमें से निकल नहीं सकते। तो हमको अगर अपने अधिकारों को जानना है तो इसके लिए हमको सचेत होना है कि कौन से नियम बनाए गए हैं, कौन सी बातें हमारे पक्ष में हैं, इन पर हमको ध्यान देना आवश्यक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा पाठ है वो बताता है कि हमें किस तरीके से अपने अधिकारों का पालन करना है। तो इस पाठ में हमने भारतीय संविधान के उल्लिखित समता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकारों का अध्ययन किया। इसमें बहुत सारे जो अधिकार है हमारे पास में वो है, लेकिन इस पाठ में हमने क्या क्या देखा? समता का अधिकार के बारे में देखा, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध जो हमारा अधिकार है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। मतलब कितने अधिकारों के बारे में हमने देखा? 3 अधिकारों के बारे में। पहला है समता, दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका हमने अध्ययन किया और ये जो है इसके बाद और हमारे, क्योंकि हमारा ये भाग 1 है, पार्ट जो है भाग 1 है, इसके बाद हमारे और कई जो दूसरे मौलिक अधिकार बाकी है जो हम अगली तासिका में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने बच्चों यहाँ पर देखा समता का अधिकार कि सभी को समान अवसर प्राप्त होता है, हर चीज़ में समान अवसर प्राप्त होता है। और यहाँ पर जब समता है तो किसी भी प्रकार से ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है, लेकिन सभी को समान आंका गया है। इंसान है, सब मानव हैं और इसी इंसानियत के नाते सभी को समता का अधिकार प्राप्त हुआ है। फिर हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार, आज़ादी, बहुत सारी आज़ादी हमें अपने देश में मिली है, लेकिन आज़ादी के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है, क्योंकि हमें जब आज़ादी का आनंद लेना है तो जिम्मेदारी पूरी करते हुए ही हमको इसका आनंद लेना होगा। नहीं तो अगर हम नियम तोड़ेंगे तो उसकी सज़ा भी हमको प्राप्त होगी, है ना। तो हमको आज़ादी किस किस की मिली है? भाषण की, अभिव्यक्ति की। हम भाषण दे सकते हैं और अपने विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं। फिर अगर हम लोगों को जमा कर रहे हैं और एक बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं तो ये निश्चित हमको कर लेना है कि कोई हथियार किसी के पास ना हो और जो बड़ी सभा है वो शांतिपूर्ण रीति से हो, जो लोग हैं बिल्कुल शांत रहकर वहाँ पर सम्मिलित हो सके। फिर हम स्वतंत्रता के साथ ही अपनी कोई भी संगठन बना सकते हैं, कोई भी संस्था बना सकते हैं। फिर हम किसी भी प्रदेश में घूमने जा सकते हैं, चाहे वो हमको पर्यावरण निहारने के लिए हमको जाना है, सुंदर निसर्ग देखने जाना है या किसी अन्य काम से जाना है, तो हम
जा सकते हैं। इसके बाद हमें किसी भी जो राज्य है वहाँ पे बसने का अधिकार है, रहने का अधिकार है। और ये अधिकार के तहत हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है नौकरी की तलाश में दूसरी जगह पर जाकर बस जाते हैं और अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। फिर उसी के साथ साथ जो व्यापार हमें पसंद है, जो उद्योग हमें पसंद है, हम उसे आज़ादी के साथ कर सकते हैं। अगर हम चाहते कि हम अपना व्यापार बदल लें, हम अपना उद्योग बदल लें, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी आज़ादी हमें है। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार है ना। शोषण के विरुद्ध हमारे बहुत से अधिकार हमें प्राप्त है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हमारे हैं वो इस प्रकार है कि जो हमारा अगर शोषण हो रहा है तो हम देखते हैं कि जैसे बंधुआ मजदूर है, किसी को दास बना लिया है, या फिर और कई प्रकार के शोषण हैं। तो जो शोषण है, किसी को भूखा रख रहे हैं, उस पर अगर अन्याय हो रहा है तो क्या होता है, इस तरीके से ये जो व्यवहार है वो कोई अच्छा व्यवहार तो नहीं है। तो इस जो शोषण है इसके विरुद्ध हमको खड़ा होना है। तो संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा हमें न केवल घूमने फिरने अथवा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, अपितु हम सुरक्षित रह सके इस हेतु हमारे लिए संरक्षण उपलब्ध करवा दिया गया है। मतलब हम घूम फिर सकते हैं लेकिन फिर भी हमको सुरक्षितता दी गई है ताकि हम क्या कर सके, उसका सही उपयोग कर सके। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार में अब शिक्षा के अधिकार का भी समावेश है। अगर आज़ादी मिली है तो शिक्षित होने की भी आज़ादी सबको है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी लड़के लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। और ये बिल्कुल अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या है, शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है और ये इनका अधिकार भी है। इस अधिकार के कारण अब शिक्षा से कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो अधिकार है ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए अधिकार है। और यह अधिकार है इसलिए अब कोई भी इससे वंचित नहीं रह सकता। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण की रोकथाम करने के लिए शोषण का शिकार न होने देने, अपना शोषण अथवा दमन न होने देने के अधिकार को शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं। शोषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे भी हमने देखा ना कि किसी को दास बना लिया, ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, या काम करवा रहे हैं तो उससे पैसे नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके का जो शोषण है तो उसकी रोकथाम करना आवश्यक है और इसका भी अधिकार भारत के नागरिकों को मिला हुआ है। तो ये न होने देना, ये हमको इसके लिए सचेत रहना है, सजग रहना है कि कोई भी किसी का शोषण न करे या कोई दूसरा व्यक्ति शोषण का शिकार न हो। एक और संविधान ने शोषण के विरुद्ध का अधिकार प्रदान कर शोषण और दमन के सभी प्रकारों पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं दूसरी ओर बालकों के होने वाले शोषण की रोकथाम करने हेतु विशेष प्रावधान भी किया है। आज हम देखते हैं कि बालकों पर, बच्चों पर कई प्रकार के शोषण हो रहे हैं और ये न हो इसके लिए सरकार ने कई रोकथाम किए हैं, कई प्रकार के प्रबंध किए हैं, कई प्रकार की योजनाओं को, प्रकल्पों को चलाया है। इस प्रावधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को खतरनाक और असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि 14 वर्ष से जो कम, क्योंकि हमने जो पढ़ने की आयु देखा था 6 से 14 वर्ष सभी को शिक्षा प्राप्त करना है ना। मतलब 6 से 14 जो वर्ष का जो बालक है वो काम नहीं करेगा, उसे क्या करना है, शिक्षा प्राप्त करना है। लेकिन अगर कोई 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी खतरनाक
या असुरक्षित स्थान पर काम करवाता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? ताकि जो बच्चों का जीवन है वो पढ़ाई लिखाई में जाए, संवर सके। अभी उनकी उम्र नहीं है कि वो काम करे। और कई बार पहले जब ये प्रतिबंध नहीं था तब हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, इस 14 वर्ष की उम्र या उससे कम बच्चे, तो वो ऐसी जगह पर काम करते हैं जो असुरक्षित है, बच्चों के लिए खतरनाक है। जैसे बीड़ी उद्योग हो गया है, या कहीं और होटल में काम कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं। और इस तरीके से जो बाल मन है उन पर बुरा परिणाम पड़ता है और फिर वो व्यक्ति आगे चलकर संभल नहीं पाता है। तो उसका जीवन संभल जाए, उसका जीवन संवर जाए, इसलिए एक सुंदर योजना सरकार की तरफ से बनी है कि 6 से जो 14 साल का जो बच्चा है अपनी उस उम्र में वो पढ़ाई करे और जब वो बड़ा हो जाए तब वो कार्य करना आरंभ करे। तो जो छोटे बच्चे हैं, ये नियम बना दिया गया है कि 14 साल से कम वाला कोई भी बच्चा किसी भी खतरनाक या असुरक्षित स्थानों पर काम न करे। इस पर प्रतिबंध लगा है। कारखानों, खदानों जैसे स्थानों पर बालकों की नियुक्ति कर उनसे काम करवाया नहीं जा सकता। आपने देखा है कि कारखाने, बहुत से अलग अलग प्रकार के कारखाने होते हैं जहाँ के कार्य कठिन होते हैं, तो वहाँ पर इन बालकों को नहीं रखना है, उनसे ऐसे काम नहीं करवाना है। या फिर खदानों में, जब खदान होती है उसके भी काम बहुत कठिन होते हैं, बहुत ही परिश्रम वाले होते हैं। और ये जो बच्चे हैं जिनकी उम्र बड़ी कोमल है और ऐसे कार्य करने के भी लायक नहीं होते हैं क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं, तो ऐसे बच्चों से काम न करवाया जाए। और इसके लिए विशेष रूप से सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, 3 प्रकार से हमने स्वतंत्रता देखी। समता की आज़ादी देखी हमने, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। 3 चीज़ों का हमने देखा। कौन कौन सी चीज़ों को देखा हमने? समता को देखा, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन 3 चीज़ों को हमने देखा कि अधिकार हमें प्राप्त है। तो आप क्या करोगे? इसमें से आप प्रश्न लिखोगे। प्रश्न लिख लीजिए आप। प्रश्न इस प्रकार है, 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को खतरनाक अथवा असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? प्रश्न फिर से एक बार सुन लीजिए। 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को खतरनाक अथवा असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? दूसरा प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए और आपको टिप्पणी लिखना है जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता का अधिकार। टिप्पणी का शीर्षक है स्वतंत्रता का अधिकार। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। आप इसे 2 बार ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे, अपना स्वाध्याय हल करेंगे और अगली तासिका में हम पूरी स्वाध्याय को
हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।